નમસ્કાર બાળ મિત્રો, ધોરણ 7 હિન્દીમાં એક નવા કાવ્ય સાથે આપણે મળીએ છીએ। हिंद देश के निवासी, जिसमें विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता का दर्शन करवाया है कवि ने। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मतलब विकास विशेषता तो है, पर साथों साथ उसमें शक्ति और विकास को भी उसने प्रदर्शित किया है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। मतलब कि कुदरती संसाधन जो भी है हमारे साथ, नदी पर्वत सभी राज्य में अलग अलग है, फिर भी वो एक सूत्र में एक देश के हैं, सब एक देश की ज़मीन है, एक देश के लोग हैं, वैसे एक सूत्रता में जुड़े हुए हैं। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान गाया गया है। तो यह काव्य हम सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी, ठीक है। निवासी कविता। ध्यान से कविता सुनिए। आप सब साथ में बोलेंगे, ठीक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। देखिए, इसमें कवि क्या कहते हैं कि हिंद देश के निवासी हम सब एक ही जन हैं। रंग रूप वेश देश भाषा चाहे सब कुछ अलग अलग है, फिर भी हम इस देश के निवासी हैं। हम सब लोग एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। चाहे रंग कोई गोरा कोई काला, रूप अच्छा देव भला, वेश भाषा मतलब अलग अलग राज्यों के अलग अलग बोली त्योर तरीके खान पीन का सब अलग अलग होता है, फिर भी चाहे जितना अनेक हो पर हम सब जन एक है। क्या? तो कि हिंद देश के निवासी हम सब हिंदुस्तान में वास कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं कवि। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। देखो कवि इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि बेला गुलाब जूही हर एक प्रकार के फूल सभी को प्यारे लगते हैं। सभी प्यारे प्यारे फूल गूंथकर आखिर माला तो एक ही बनती है। जैसे हमने प्रथम पंक्ति में बात की कि रंग रूप बोली खान पान चाहे कोई भी प्रकार से हम लोग अनेकता दर्शाते हैं, विविधता दर्शाते हैं, फिर भी आखिर तो हम हिंद देश के निवासी हिंदुस्तान में रहने वाले सच्चे हिंदुस्तानी हैं। वैसे ही गुलाब जूही कोई भी प्यारे प्यारे फूल ले लो, पर उसके द्वारा गूंथी गई, उसके द्वारा बनाई गई माला आखिर में
एक ही है। भगवान को माला चढ़ाने के लिए जब हार बनाते हैं हम, तो अनेक प्रकार के प्यारे प्यारे फूल छाँट कर हम अलग तरीके की डिज़ाइन बनाकर एक माला पुरोते हैं। इसी प्रकार हम सब भी अलग अलग हैं, फिर भी आखिर एक हिंदुस्तानी है, हिंद देश के निवासी हैं। आगे देखते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। देखिए, अभी यहाँ पंछियों की बात की है कवि ने कि कोयल की कूक न्यारी। अभी शब्दार्थ भी साथ में हम देखते जाएंगे। देखो, कूक मतलब कोयल की आवाज़, जो कू कू करके मधुवन पूरा उद्यान अपनी आवाज़ से रोमांचित करती है, वैसी। पपिया मतलब एक पक्षी का नाम है। पपी है कि टेर प्यारी। टेर मतलब पपिया जो अपनी आवाज़ निकालता है, मतलब उसकी पुकार। गा रही तराना, तराना मतलब गीत। तो कवि कहते हैं कि कोयल की कूक न्यारी, मतलब वो जो कू कू करके बोलती है वो न्यारी है। पपिया मतलब एक पंछी भी है, जो भी वह पुकार रहा है। पपिए की टेर प्यारी, गा रही तराना। बुलबुल भी अपना गीत गा रही है, पर सबका राग आखिर में एक ही है। कोयल की कूक, पपिए की टेर, बुलबुल का तराना, सब पंछी अपनी अपनी मस्ती में, अपनी अपनी आवाज़ में अलग अलग हर एक कोई ना कोई गीत गा रहा है, पर सबका राग मगर एक ही है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। जैसे मानवीयता में बात की, प्रकृति की बात की, वैसे ही सब पंछियों की बात करके कवि हमको यह समझाते हैं कि चाहे कोई भी पंछी हो, किसी भी आवाज़ में गुनगुनाए, पर सबका राग एक ही है कि हम सब हिंद देश के निवासी हैं। आगे कवि क्या कहते हैं वो सुनते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अभी देखिए, इस पंक्ति में कवि हमको क्या कहते हैं कि हर एक नदियों को याद किया गया है। यहाँ पर गंगा ले लो, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सभी नदियाँ हैं, अलग अलग सभी नदियाँ हैं, पर वह आखिर जाकर एक सागर में मिलती है और एक हो जाती है। गंगा नदी ले लो, यमुना, कृष्णा, कावेरी, हर एक नदी अलग अलग बहाव से, अपने अलग अलग अस्तित्व से बह रही है, पर आखिर में वह सब एक हुई। मगर कैसे? तो कि जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हमने हमारा यहाँ अगर
पुस्तक में नक्शा दिखाई दे रहा है, तो कि नीचे की ओर यहाँ जो मैं लाइन बना रही हूँ वो सभी पानी का विस्तार दिखाया गया है। तो कोई ना कोई नदी, चाहे वो ऊपर से चाहे नीचे से, कोई भी राज्य से बह रही है, फिर भी आखिर तो मिल रही है एक सागर में ही है। तो हमारे देश की विशेषता कैसी है, तो कि यह ये सब जमीन विस्तार है, पर उसके तीनों ओर यहाँ सब महासागर, बंगाल की खाड़ी, वैसे सब समुद्र आए हुए हैं। तो कोई ना कोई भी नदियाँ देखो यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, फिर भी वो मिलती है, आखिर यहाँ समुद्र में मिलकर सब एक हो जाती है। ठीक है, मतलब यह सभी कभी समझाते हैं कि कोई भी नदी हो, कहीं से भी निकलती हो, सब अलग अलग है, फिर भी जब सागर में मिल जाती है तो वो एक है। वैसे ही हम सब कोई भी जाति, धर्म, ज्ञाति के हो, पर आखिर में तो हिंद देश के निवासी ही है। आगे की पंक्ति में कवि क्या कहते हैं वो भी हम देखते हैं, सुनते हैं। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग। देखिए अंतिम पंक्ति में कवि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि धर्म अनेक जिनका, सभी अलग अलग लोग रहते हैं, तो सबके अलग अलग धर्म है। धर्म है अनेक जिनका, सार वही है। તમે હિન્દુ ધર્મ લ્યો, મુસ્લિમ લ્યો, ખ્રિસ્તી લ્યો, પણ બધા ધર્મની પાછળ માનવતા, દેશભક્તિ, સંસ્કાર એ બધાનો સાર એક જ છે। પંથ હે નિરાલે, રસ્તાઓ અલગ અલગ છે। હવે જો હું તમને એક સરળ ઉદાહરણ આપું કે આપણી સ્કૂલ એક છે, દરેક વિદ્યાર્થી અલગ અલગ વિસ્તારમાં રહે છે। કોઈક મેઇન રસ્તેથી આવે, કોઈ ખાંચામાંથી આવે, કોઈ પાછળથી આવે, કોઈક ગલીઓમાં અંદર થઈને આવે, બધાનો રસ્તો અલગ છે। પણ એ બધાની મંજિલ શું છે વિદ્યાર્થીઓની, કે મંજિલ શું, તો કે શાળાએ પહોંચવું છે। રસ્તો ભલે અલગ અલગ હોય, એટલે અહીંયા પણ કવિ એમ કહે છે કે પંથ હે નિરાલે સબકી, ભલે ને રસ્તા અલગ અલગ હોય, માધ્યમ અલગ અલગ હોય, રીત અલગ અલગ હોય, પણ બધાની મંજિલ તો એક જ છે। આખરે તો બધા હિન્દ દેશના નિવાસી છે। ठीक है, साथ में हम शब्दार्थ फिर से थोड़े बहुत शब्द तो आ गए, पर एक भी शब्द हमसे ना छूटे वो भी हम देख लेते हैं। पहला शब्दार्थ है कूक, मतलब कोयल की आवाज़। दूसरा शब्द है पपिया, मतलब हमने पहले भी बात की थी कि एक पक्षी का नाम है पपिया। दूसरा शब्द है टेर। टेर मतलब जो पपिया नामक हमने पक्षी की बात की, वह कैसे बोलता है, कैसे पुकारता है, उसको टेर बोलते हैं। आगे देखते हैं तराना, मतलब जो भी हम गीत गाते हैं, पंछियाँ गीत गुनगुनाते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो तराना मतलब गीत। पंथ, रास्ता, मैंने बोला ना कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि विद्यार्थी का उदाहरण लिया कि उसको स्कूल पहुंचना है, शाला को पहुंचना है, कोई भी रास्ता ले लो,
अंदर से बाहर से मेन गेट से, पर आखिर उसकी मंजिल तो एक ही है। तो वो पथ पर जो चलता है वो रास्ता। निराला मतलब अलग, अनूठा। सबके रास्ते अलग अलग हैं, निराले हैं। पंच निराले हैं એટલે मतलब सबसे अलग, एक जैसा नहीं हो वैसा। फिर दूसरा अंतिम शब्द दिया गया है मंजिल। मंजिल मतलब ध्येय, जो हमें हासिल करना है, हमें वहाँ तक पहुँचना है, उसे हम मंजिल कहते हैं। मतलब विद्यार्थियों का उदाहरण देके हमने बोला था कि उसको स्कूल पहुँचना है, उसकी मंजिल वही है, तो वह उसका ध्येय हुआ, उसकी मंजिल होती है। ठीक है, यहाँ अगर पूरा काव्य पठन किया, समझा भी और हमने सुना भी, एक एक पंक्ति हम सुनते भी गए, समझते भी गए और शब्दार्थ भी किए। तो फिर से हम एक बार पूरा काव्य एक साथ सुनते हैं और हम साथ में गान भी करेंगे। ठीक है। रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा। हम अपने अपने घरों में साथ इकाई में 5 पढ़ेंगे। हिंद देश के निवासी कविता। ध्यान से कविता सुनिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है।
जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। देखो कितना आनंद आया, कितना अच्छा काव्य हमारी देशभक्ति को प्रदर्शित करते हुए यहाँ हमने सुना। पहले सुनते गए, समझते गए, समझने के बाद शब्दार्थ भी देखे, फिर एक साथ पूरा गीत कितने लगन के साथ हमने अच्छे से सुना। अब कोई आपको बोलेगा कि चलो ये हिंद देश के निवासी हमें सुनाओ, तो हम पठन नहीं करेंगे, उसका गान करके सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 2 बार यह वीडियो लेक्चर के आधारित सुना है, समझा है, तो हमको उसका राग कैसे उसको गाना है वो भी हमारे दिमाग में आसान से बैठ गया है। ठीक है, तो यहाँ आ गए, हम अपना काव्य पूर्ण करते हैं। फिर पाना नंबर 30 पर देखते हैं। शब्दार्थ के बाद अभ्यास के अंदर नजर करते हुए पहला प्रश्न है कि हमारे देश की क्या विशेषता है। क्या है? क्योंकि हमारे देश की विशेषता है कि वह विविधता में एकता है, वही हमारे देश की विशेषता। सभी नदियाँ कब एक होती है? तो कि पंक्ति में जो तुमने जवाब आपेलो छे, जाके मिल गई सागर में। जब सब नदियाँ सागर में मिलती है तब जाकर एक हो जाती है। फिर तीसरा प्रश्न हमें पूछा गया है कि सभी धर्मों का सार क्या है। तो कि धर्म चाहे अनेक हो पर सबका सार एक ही है, पंथ हो निराले पर मंजिल तो एक है। फिर प्रश्न 2 शब्द पंखुड़ियों के उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। अब देखिए, यहाँ फूलों की आकृति के अंदर एक एक शब्द लिखा हुआ है। निवासी, देश, हम, भारत है कि। तो हम पहला फूल लेके देखते हैं, ये वाला, और इसके अंदर हम देखते हैं कि पहला शब्द कौन सा आता है और सही क्रम में रखकर हमें एक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो पहला आएगा हम भारत देश के निवासी हैं, तो हम, बाद में आएगा भारत, तीसरा देश, चौथा के निवासी, और अंतिम शब्द है हम भारत देश के निवासी हैं। ठीक है, तो ये भी हम पुस्तक में नोट करेंगे, 1 2 3 4 क्रम भी दे सकते हैं, और यहाँ सब जो खाली जगह बची है वहीं पेंसिल से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य, दूसरी फूल की आकृति देखते हैं। कोयल मधुर आवाज होती है, तो उसका क्या वाक्य बन के दिखाएंगे हम? कोयल की मधुर आवाज होती है, कोयल की आवाज मधुर होती है, तो पहला शब्द कोयल, दूसरा की, तीसरा आवाज, चौथा मधुर, पांचवा होती, और छठा है कोयल की आवाज मधुर होती है। यह वाक्य यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये भी आप यहाँ आसपास में जगह जो है वहाँ लिख सकते हैं।
अर्थात यहाँ नीचे भी वहाँ पर सोनल वाला वाक्य हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ ऊपर ही यही सब हम ऐसे वाक्य ये और ये जो बनेंगे वो यहीं हम लिखेंगे। ठीक है। अब तीसरा, फूलों रहना हंसते तरह चाहिए कि। तीसरे फूल के अंदर भी अलग अलग शब्द हमें दिए गए हैं, तो हमें क्या बनाना है? वाक्य। कैसे बनेंगे? बोलो। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए, तो पहला शब्द फूलों। ठीक है। दूसरा फूलों की, दूसरा पहला फूलों, दूसरा की, फूलों की तरह हंसते रहना, हंसते रहना अंतिम चाहिए। ठीक है। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ऐसे वाक्य बनेंगे। फिर आगे देखते हैं कि गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ 2-3 लड़के या बच्चे के नाम दिए गए हैं और लिखा है पढ़ रहा है या पढ़ रही है। तो लड़की है वहाँ पढ़ रही है और लड़का है तो पढ़ रहा है। रिनल लड़की का नाम है, तो रिनल पढ़ रही है। ये रिनल है, उसका वाक्य हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। दूसरा है सोहन का, तो हमें उदाहरण दिया गया है। मेघा, तो मेघा भी लड़की का नाम है। देखिए यहाँ। ठीक है। तो मेघा पढ़ रही है। दूसरा है हरेश, ज्यादा हम ऊपर चले गए हैं। फिर से हम वही आएंगे। ये रहा हमारा कि हरेश, तो हरेश भी लड़का है। देखो, तो उसका भी यहाँ बनेगा वाक्य हरेश पढ़ रहा है। ठीक है। ऐसे अलग अलग बच्चों के नाम के आधारित हमें लड़का है तो पढ़ रहा है और लड़की है तो पढ़ रही है। ठीक है। ऐसे वाक्य बनाने हैं। तीसरा काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाना है, वो आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अभ्यास में लेसन बुक में हमें होमवर्क